देखो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने कल जो क्लास उसकी देखी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिविडेंड के सारे एडजस्टमेंट बताए थे मैंने आपको, क्योंकि बहुत टेक्निकल होता है डिविडेंड का पॉइंट। 4-5 तरह के डिविडेंड होते हैं, तो मैंने आपको सारे एडजस्टमेंट बताए थे कि कौन से डिविडेंड का कैसे एडजस्टमेंट। तो बहुत ही टेक्निकल पॉइंट था और उसको अच्छे से समझना जरूरी। अब हम बात करते हैं एक और पॉइंट की, वो भी स्पेशल एडजस्टमेंट में आता है। बोनस शेयर्स इश्यूड बाय सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी ने यदि बोनस शेयर इश्यू की तो उस केस में क्या होगा? देखो, सब्सिडरी कंपनी ने यदि बोनस शेयर इश्यू किए, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। बोनस शेयर का इफेक्ट क्या पड़ता है? तो बोनस शेयर का सीधा सीधा इफेक्ट होता है कि कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जाते हैं और इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाता है। तो इसमें आपको केवल इतनी सी बात देखनी है, यदि कंपनी ने इसकी अकाउंटिंग कर दी है, सब्सिडरी कंपनी अकाउंटिंग मेड, तो आपको वो अकाउंटिंग वापस रिवर्स करनी है। जैसे बोनस शेयर की अकाउंटिंग क्या होती है, भाई रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो कम हो जाते हैं और इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाता है। आपको उसको रिवर्स करना है, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल को वापस कम कर देना है। इक्विटी शेयर कैपिटल में से तो क्या करना है, डिडक्ट करना है और रिजर्व एंड सरप्लस में वापस ऐड, बस। और बोनस शेयर का कोई एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और मान लो अकाउंटिंग नहीं की है सब्सिडरी कंपनी ने अभी तक, बोनस शेयर दिए है मान लो और अकाउंटिंग नहीं की, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस एज इट इज आपको जो भी पॉइंट गिवन है उसको छोड़ दो, कुछ करने की। क्योंकि बोनस शेयर इश्यू करने से होल्डिंग कंपनी की नेटवर्थ पे कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा। मान लो होल्डिंग कंपनी की नेटवर्थ 60% है, तो बोनस शेयर इश्यू करने के बाद भी 60% ही रहेगी वो तो। क्योंकि बोनस शेयर इश्यू करेगी तो कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ेगी, सब्सिडरी कंपनी की, तो इधर इसके भी तो शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे होल्डिंग कंपनी के, तो परसेंटेज सेम ही रहेगी। इसलिए आपको बोनस शेयर का कोई इफेक्ट डालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप उसको इजी वे में छोड़ सकते। तो ये एक और स्पेशल एडजस्टमेंट की कैटेगरी में। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं इससे रिलेटेड हम। इंपॉर्टेंट बात है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड जब एसेट्स और लाइबिलिटी का रीवैल्यूएशन होता है, किसकी एसेट्स और लाइबिलिटी, सब्सिडरी। तो वैसे तो आपको मैंने बता रखा है कि रीवैल्यूएशन पे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, तो रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस का एडजस्टमेंट कहां पे होगा, तो भाई सब्सिडरी कंपनी की नेट वर्थ जब हम निकालेंगे तो उस समय, तो नेट वर्थ जब निकालते हैं तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ऐड करते हैं, बता रखा है मैंने आपको, और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को लेस। ये बातें तो हमारे बीच में हो चुकी। लेकिन रीवैल्यूएशन के पॉइंट को क्या है कि बड़े ही ध्यान से देखना, ध्यान से नहीं देखोगे तो गड़बड़ हो जाती है। इसमें एक एग्जांपल से समझाता हूं, सारी चीज क्लियर। मान लो
कि सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट गिवन है आप 2 साल की, 2017 2018, और उसमें मशीनरी गिवन है 2017 और 18 की बैलेंस शीट गिवन है, और उसमें क्या गिवन है, मशीन। तो 2017 की एंड में बैलेंस शीट है, इसका मतलब 17 का एंड ही हुआ ना, चाहे 31 दिसंबर 2017 और 31 दिसंबर 2018 कर लो, और नहीं तो 31 मार्च कर लेते हैं। ये बैलेंस शीट 31 मार्च 2017 को एंड हो रही है, ये बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 को। तो मशीनरी जो है वो मान लो 31 मार्च 2017 को 5 लाख रुपए की थी, और 31 मार्च 2018 को 4,50,000। और क्वेश्चन में बता दिया अपने को कि भाई पूरे साल में मशीनरी की कोई परचेज या सेल भी नहीं। होल्डिंग कंपनी ने 1 अक्टूबर 2017 को सब्सिडरी कंपनी के 60% शेयर्स परचेज किए। कब किए हैं? 1 अक्टूबर 2017। सब्सिडरी कंपनी के 60% शेयर परचेज किए, और इस 1 अक्टूबर 2017 को मशीनरी की जो वैल्यू है, रीवैल्यूड अमाउंट, रीवैल्यूएशन किया गया मशीन का, और मशीन का जो रीवैल्यूएशन जब किया तो उस दिन मशीन का रीवैल्यूएशन हुआ 4,90,000। मशीन के साथ साथ मान लो बिल्डिंग भी है। बिल्डिंग जो है वो पिछले साल के एंड में 8 लाख रुपए की थी, और इस साल के एंड में बिल्डिंग बताइए मान लो 7,60,000। और 1 अक्टूबर 2017 को जब बिल्डिंग का रीवैल्यूएशन किया गया तो बिल्डिंग का रीवैल्यूड अमाउंट है मान लो 7,65,000। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। पूरे साल में ना तो बिल्डिंग कोई खरीदी है बेची है, और ना ही मशीनरी कोई परचेज या सेल। अब आपको रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। पहले मशीन की बात करें। एक बात बताओ, क्या आप इस बैलेंस शीट को देख के ये बता सकते हो कि मशीनरी पे पूरे साल में डेप्रिसिएशन कितने रुपए लगा? 50,000। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई 10% की रेट से डेप्रिसिएशन लगा। 5 लाख की मशीन थी, 10% की रेट से 50,000 डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो भाई साल के एंड में मशीन बच गई 4,50,000 की। लेकिन ये जो 1 अक्टूबर 2017 को मशीन का रीवैल्यूएशन हुआ है, उसका इफेक्ट अभी तक इस बैलेंस शीट में नहीं डाला गया। अब इसका इफेक्ट डाल, मैं आपसे सिंपल सी बात पूछता हूं, 1 अक्टूबर 2017 को इस मशीन की बुक वैल्यू कितनी है बता सकते हो आप? 4,75,000। बिल्कुल सही है, क्योंकि पूरे साल का 50,000 का डेप है ना। तो भाई 1 अक्टूबर तक तो 6 महीने हुए, 31 मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 6 महीने में आधा डेप लगा होगा। साल भर का 50,000 है, तो 6 महीने में डेप 25,000 का होता है। तो हम कहेंगे कि भाई 1 अक्टूबर 2017 को इस मशीन की जो बुक वैल्यू है वो कितनी है? 4,75,000।
लेकिन हमने इस मशीन का रीवैल्यूएशन कितने रुपए में किया है? इसी डेट को 1 अक्टूबर 2017 को मशीनरी का रीवैल्यूड अमाउंट कितना है? 4,90,000। तो हम कहेंगे मशीनरी की वैल्यू कितनी बढ़ी? तो आप कहोगे 15,000 बढ़ी। तो ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया मशीन का, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ 15,000। सिंपल सी बात है। तो जब आप नेट वर्थ कैलकुलेट करोगे तो उस समय मशीनरी के रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 15,000 रुपए शो कर दोगे, सिंपल सी। लेकिन क्या इस रिवैल्यूएशन का और कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या, बताओ? या बस इतना रिवैल्यूएशन करके काम चल जाएगा? बिल्कुल, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या पड़ेगा और उसका एडजस्टमेंट कैसे करना है, ये ध्यान से सुनो। हम कह रहे हैं कि भाई 1 अक्टूबर 2017 को इस मशीन की रीवैल्यूड अमाउंट हमने 4,90,000 रुपए मान ली। तो अब 1 अक्टूबर के बाद का जो 6 महीनों का डेप्रिसिएशन लगेगा 10% की रेट से, वो कितने रुपए होगा? 4,90,000 रुपए का 10% की रेट से 6 महीनों का डेप्रिसिएशन कितने रुपए होगा? 24,500 रुपए। जबकि हमने 6 महीनों का डेप्रिसिएशन कितने रुपए लगा दिया है? 25,000। तो इसका मतलब हमने 500 रुपए ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा। लेकिन जनरली ये चीज कंफ्यूजेबल हो जाती है कि मशीन की वैल्यू बढ़ी है तो डेप्रिसिएशन और लगना चाहिए हिसाब से। तो जब मशीन की वैल्यू बढ़ी है तो डेप्रिसिएशन और लगना चाहिए। आप तो कह रहे हो पहले ज्यादा लगा दिया डेप्रिसिएशन, ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है क्योंकि अभी आप स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन काउंट, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से भी कर सकते हैं। मेन चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं, आप इस तरह से डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन तो कर लो, जो भी आएगा भाई और लगाना है तो और लगा देंगे, ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आएगी कि जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन और लगाना पड़ेगा। जनरली क्या होगा? जनरली यही होगा कि जब भी आप किसी एसेट्स का रीवैल्यूएशन करोगे, तो रीवैल्यूएशन करोगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ेगी तो उस बढ़ी हुई वैल्यू पे डेप्रिसिएशन और लगना चाहिए। तो बढ़ी हुई वैल्यू पे मान लो डेप्रिसिएशन तो और लग जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो डेप्रिसिएशन एडजस्ट किस में से होगा? तो आपको एक बस इतनी सी बात मेनली ध्यान रखनी है कि उस डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट जो है वो केवल और केवल पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से होगा। जो हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होता है ना, जो आप सब्सिडरी कंपनी का पहले करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, करंट ईयर के प्रॉफिट को दो पार्ट में डिवाइड करते हो, प्री और पोस्ट। तो जो पोस्ट का प्रॉफिट आएगा ना, उसमें से आपको डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करना है। यदि और डेप्रिसिएशन लगाना है तो और लगा देंगे, और मान लो पहले ज्यादा लग गया है तो वापस कम कर देंगे, मतलब प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। एक एग्जांपल लेता हूं इसका मैं बुक से ही, उससे और ज्यादा बेटर वे में क्लियर हो जाएगा आपको।
अभी जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लूं मैं कि एक कंपनी जो है उसने दूसरी कंपनी के शेयर 1 अक्टूबर को खरीदे। ये तो हमने बात कर ही ली है, ठीक है ना। और जैसे यहाँ पे आपके हमने जो मशीनरी ली है, ये पहले हमने 5 लाख रुपए की ली है और फिर 4,50,000 की ली है। इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ थोड़ा, उससे क्या है बेटर वे में क्लियर हो जाएगी सारी बात। मान लो कि यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग है एक तो, या केवल बिल्डिंग लिख लेते हैं। बिल्डिंग है आपके 2,60,000 की, और अब है 95,000, ठीक है। और डेप्रिसिएशन जो लगाया है बिल्डिंग का वो मान लो 5% की रेट से। तो 5% की रेट से बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन लगाया है, वो बात तो सही है आपकी। अभी नहीं, 260 और 95 नहीं, एक सेकंड रुकना, केवल 95 है। मान लो 1 साल का ही दे रखा हो, थोड़ा सा इसको और चेंज। आपको क्वेश्चन 1 ही साल का गिवन है कि भाई बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 की है और बिल्डिंग की वैल्यू 95,000 है, और नीचे आपको बता दे कि भाई 1 अक्टूबर को होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर परचेज किए हैं और बिल्डिंग पे ऊपर डेप्रिसिएशन की रेट जो है वो 5% है, ठीक है ना। और 1 अक्टूबर को ही इस बिल्डिंग का रीवैल्यूएशन हुआ है 1,15,000। रिवॉल्यूशन कितने रुपए में हुआ है यहाँ पे। ये भी एडजस्टमेंट आपको देखो जो बताया था सही था बिल्कुल, कि आपको डेप्रिसिएशन लगाना कितना था 24,500 का, और आपने कितना लगा दिया था 6 महीनों का डेप्रिसिएशन, कितना लगा दिया था 25,000। तो 500 रुपए ज्यादा लगा दिया था, तो वो आपको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में वापस ऐड कर दिया, ठीक है। मैंने क्या है कि वैल्यू थोड़ी कम बढ़ाई, इसके कारण से थोड़ा कंफ्यूजन आपको लगा होगा। अब इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इस एग्जाम्पल को अच्छे से देखते हैं तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन हो रहा है 1,15,000। पहले तो ये बताओ कि भाई इस बिल्डिंग पे पूरे साल का 5% डेप लगा, और डेप लगने के बाद बिल्डिंग की वैल्यू बची 95। तो क्या आप नहीं बता सकते कि साल के स्टार्टिंग में ये बिल्डिंग कितने रुपए की थी? 1 लाख की थी। सिंपल सी बात है भाई, 1 लाख पे 5%, 5,000 डेप लगने के बाद 95,000 वैल्यू। अब मैं कह रहा हूं कि इस मशीनरी का एक बिल्डिंग है, मशीन नहीं है, अब इस बिल्डिंग का 1 अक्टूबर 2017 को रिवैल्यूएशन किया है हमने 1,15,000 रुपये। तो पहली बात तो कि भाई 1 अक्टूबर 2017 को हमारे हिसाब से इस बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी है बताओ? 97,500 है। समझ में आ गया सबके क्यों है? क्योंकि 1 लाख की बिल्डिंग थी, 6 महीनों में आधा डेप्रीशिएशन 2,500 का डेप्रीशिएशन मान लो, तो बुक वैल्यू बचती है 97,500, जबकि रीवैल्यूड अमाउंट बताई जा रही है अपने को 1,15,000। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बिल्डिंग में प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग, ये तो हो गया आपके 17,500। डिफरेंस अमाउंट जो है वो 17,500। अब रीवैल्यूड अमाउंट पे नेक्स्ट 6 मंथ का डेप लगाना है। भाई 1,15,000 का रिवैल्यूएशन हुआ है 1 अक्टूबर 2017 को, तो 1 अक्टूबर 2017 के बाद के 6 महीने का डेप 5% की रेट से 6 महीने का कितना बनेगा?
1,15,000 का 5% 6 मंथ का कितना डेप बन जाएगा? 2,000 कितना 2875 बनता है। लेकिन इसने 6 महीनों का डेप कितना लगाया है? बाद वाले 6 महीनों का इसने तो 2,500 रुपये लगाया है। तो ये जो 375 रुपए का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आपको और लगाना है, ये आप कहां से चार्ज करोगे? तो यही चीज मैं आपको बता रहा था कि सब्सिडरी कंपनी का जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, उसमें से आप 375 रुपए का एडिशनल डेप्रिसिएशन लेस। और यदि डेप्रिसिएशन एडिशनल नहीं आ रहा हो, जैसे थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल दिया था मैंने, उसमें डेप्रिसिएशन पहले ज्यादा लग गया था, क्योंकि हमारे हिसाब से बनता था 24,500 और पहले लग गया था 25,000, तो 500 ज्यादा लग गया था ना। तो 500 रुपए का डेप्रिसिएशन आप वापस क्या कर दोगे? ऐड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में। तो जो भी एडजस्टमेंट होगा डेप्रिसिएशन का, चाहे आपको डेप्रिसिएशन और लगाना है तो भी आपको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करना है, और डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा लगा हुआ है तो भी आपको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में ही एडजस्टमेंट। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है डेप्रिसिएशन का, इसको आपको ध्यान। ठीक है, क्लियर हो? हाँ, कौन सा? ये तो ऐड हो जाएगा ना नेटवर्थ में जब आप लिखते हो। हाँ, नेटवर्थ में हम लिखते हैं ना रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, लिखते हैं ना। बस वहीं पे आपको 17,500 का प्रॉफिट शो करना है। लॉस होता तो लेस कर देते नेटवर्थ में से, प्रॉफिट हुआ इसमें ऐड कर दिया, इतनी सी बात। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम पार्टली सेल ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। मान लो जो होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी के कुछ शेयर सेल कर दे बीच में, कुछ मतलब इतने सेल नहीं करे कि उसकी होल्डिंग खत्म हो जाए। मान लो 60% होल्डिंग है उसके पास में और उसने 5% शेयर बेच दिए हैं मान लो सब्सिडरी कंपनी के, तो बेच सकती है, कहाँ दिक्कत है? मैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो उस केस में क्या करना है? यदि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स को सेल करती है और शेयर्स को सेल करने पे यदि प्रॉफिट होता है, क्या होता है? प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट को आप क्या करोगे? दो ऑप्शन है, या तो उस प्रॉफिट को आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में ट्रांसफर कर दो, या तो उस प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में ट्रांसफर कर दोगे, या उस प्रॉफिट से गुडविल को कम। भाई जो कॉस्ट ऑफ सेकेंड पॉइंट में हम जो गुडविल निकालते हैं, वहां मान लो गुडविल आई है और इस चीज से आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो आप गुडविल को कम, या फिर गुडविल नहीं है आपकी, गुडविल खत्म हो चुकी है, तो आप उस प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में ट्रांसफर कर। लेकिन मान लो सब्सिडरी कंपनी को शेयर्स को बेचने में आपको लॉस हो रहा है,
तो जो भी लॉस हुआ है तो लॉस को आप गुडविल में ऐड, और या यदि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना हुआ पड़ा है आपके पास में पहले से, तो लॉस को उसमें से कवर कर, और नहीं है पड़ा हुआ तो फिर लॉस को आप गुडविल में ऐड कर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई यदि पार्टली सेल किए जाते हैं सब्सिडरी कंपनी के शेयर, तो फिर हमें किस तरह से आपको टैकल करना, ठीक है। उसके बाद अब देखो, ये तो बात हो गई अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब हम बात कर रहे हैं कंसोलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की बात हमने कंप्लीट कर ली है, जितनी चीजें होती है सब बता दी। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड। तो भाई कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं, किसका, नो डाउट होल्डिंग कंपनी का ही बनता है। तो दोनों के पी एंड एल को, जैसे दोनों की बैलेंस शीट को मर्ज करते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए, वैसे ही कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए दोनों के, होल्डिंग कंपनी के और सब्सिडरी कंपनी के पी एंड एल को मर्ज करें। तो पी एंड एल को मर्ज करते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, उन्हीं के बारे में बात करनी है अपने को। एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि यदि जब दोनों कंपनियों का पी एंड एल मर्ज हो रहा है, तो यदि कोई ऐसे एक्सपेंस या इनकम है जो दोनों कंपनी के पी एंड एल में इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन के रूप में शो हो रहे, तो आपको उनको इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन मान के दोनों साइड से रिमूव कर। जैसे मान लो होल्डिंग है, सब्सिडरी को माल बेचा, तो वो होल्डिंग कंपनी की सेल में दिखाया हुआ है और सब्सिडरी कंपनी की परचेज में दिखाया हुआ है। तो जब दोनों की बैलेंस शीट क्या करोगे, दोनों का पी एंड एल अकाउंट मर्ज करोगे, तो वही एक परचेज में दिखाया जा रहा है, एक सेल्स में दिखाया जा रहा है, तो दोनों साइड से इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन मान के हटाना, जैसे हम बैलेंस शीट में करते हैं। सेम वो की वो बात है कि ऐसा का वैसा आपको कंसोलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट में भी करना पड़ेगा, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन को हटाना, ठीक है। उसके बाद में दूसरी बात, सब्सिडरी कंपनी के लाभों में कोई प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, मान लो यदि सब्सिडरी कंपनी के लाभ में कोई प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, तो ये देखेंगे कि भाई रियल में यदि कोई प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है तो उसमें सूत्रधारी कंपनी, होल्डिंग कंपनी का हिस्सा कितना है, वो हिस्सा होल्डिंग कंपनी के कैपिटल रिजर्व में डाल। सब्सिडरी कंपनी के लाभों में यदि कोई प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है तो उसमें से होल्डिंग कंपनी का जितना हिस्सा है उसे कैपिटल रिजर्व में डालना है। तो इसकी एक एंट्री भी बनाई जा सकती है, हालांकि ये एंट्री अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होती है, केवल हम, क्योंकि कंसोलिडेटेड पी एंड एल जब आप बनाते हो या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हो, तो वो एक सुविधा के लिए बना रहे हो आप, एक्चुअल अकाउंटिंग थोड़ी है वो तो एक मेमोरेंडम टाइप का हो गया कि भाई हमने बना के देख लिया, यदि ये कंपनी हमारी कंपनी है तो दोनों की बैलेंस शीट को मर्ज करने से होता है, लोगों के सामने भी प्रेजेंट करेंगे
लेकिन उसकी कोई जर्नल एंट्री वगैरह करते थोड़ी है। तो एक एंट्री जैसे बता रहा हूं आपको, कंसोलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, मतलब कि जो आप कंसोलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट बनाओगे ना, उसके डेबिट साइड में लिख दोगे टू कैपिटल रिजर्व। क्या चीज का है ये एडजस्टमेंट? यदि सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट में कोई प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इंक्लूड है, ठीक है ना, तो उसके लिए बता रहा हूं। ठीक है, इसी तरह से सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट में यदि कोई प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इंक्लूड है, तो उसमें जितना हिस्सा माइनॉरिटी का है, माइनॉरिटी लोगों का है, उसके लिए भी सेम ही काम करना है आपको। तो कंसोलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में टू MSI, टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट लिख के, और ये पैसा माइनॉरिटीज के अकाउंट में ट्रांसफर। ठीक है, ये तो बात हुई सब्सिडरी कंपनी के प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में यदि इस तरह का हिस्सा है तो अपने ऐसा कर सकते। फिर नेक्स्ट पॉइंट, 4, मान लो सब्सिडरी कंपनी ने कोई डिविडेंड प्रपोज्ड किया है, प्रपोज्ड किया है तो उसकी बैलेंस शीट में या पी एंड एल में दोनों जगह शो होगा, आपको पता है। पी एंड एल में भी दिखाया हुआ होगा ना टू प्रपोज डिविडेंड। हालांकि ये बात मैं कल आपको बता चुका हूं कि होल्डिंग कंपनी ऐसी मूर्खता कभी नहीं करेगा कि प्रपोज डिविडेंड को अपने अकाउंट में ले ले, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के अकॉर्डिंग होल्डिंग कंपनी उसको रेवेन्यू तभी मान सकती है जब उस प्रपोज डिविडेंड का डिक्लेरेशन हो। यदि डिक्लेरेशन नहीं हुआ है तो होल्डिंग कंपनी उसको अपनी बुक्स में नहीं लेगी। लेकिन मान लो ऐसी मूर्खता कर भी दी है, तो कर दी है, तो फिर प्रपोज डिविडेंड दोनों साइड में होगा। आप सोचो, सब्सिडरी कंपनी के पी एंड एल के डेबिट साइड में होगा, वो तो होना ही है प्रपोज डिविडेंड। और यदि होल्डिंग ने अपनी इनकम मान लिया है उसको, तो होल्डिंग के पी एंड एल के क्रेडिट साइड में होगा। तो दोनों की जब पी एंड एल अकाउंट मर्ज करोगे तो ये इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन के रूप में हो जाएगा, तो दोनों साइड से हटा देंगे और जितना हिस्सा माइनॉरिटी का होगा वो माइनॉरिटी में जोड़ देंगे। जितना हिस्सा होल्डिंग का है वो तो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन के रूप में दोनों साइड से हटा देंगे, और जितना हिस्सा माइनॉरिटी का है तो फिर आप माइनॉरिटी में क्या कर दोगे, जोड़। ठीक है, उसके बाद में ये बात हो गई प्रपोज डिविडेंड की। और क्या एडजस्टमेंट हो सकता है कंसोलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट का? मैंने क्या बताया आपको, मान लो सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड का प्रपोजल किया, प्रपोजल किया तो अपने पी एंड एल अकाउंट में सब्सिडरी कंपनी ने दिखाया होगा टू प्रपोज डिविडेंड। भाई पी एंड एल से चार्ज किया होगा, और तो कहां से करेंगे। और इधर होल्डिंग कंपनी ने अपने पी एंड एल में मान लो दिखा दिया है कि भाई मेरे को डिविडेंड मिलने वाला है सब्सिडरी से, तो बाई डिविडेंड। अब ये एक डिविडेंड इसके डेबिट साइड में चल रहा है, होल्डिंग ने अपना हिस्सा क्रेडिट साइड में दिखा दिया है। तो जब आप दोनों की बैलेंस शीट मर्ज है, दोनों का पी एंड एल अकाउंट मर्ज करोगे तो एक डेबिट साइड में और एक क्रेडिट साइड में, तो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन के रूप में हो गया ना ये इंटर। हाँ, उसी का ही तो बता रहा हूँ, तो गलती की है उसी का ही बता रहा हूँ। मैंने पहले ही बता दिया था ना ये तो, कि यदि उसने मान लो ऐसी मूर्खता कर ली है
तो आपको इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन मान के हटा, ठीक है ना। गलती नहीं की है तो फिर प्रपोज डिविडेंड जो है ना इसका, वो करंट ईयर के प्रॉफिट में जोड़ दे, जैसे जोड़ते हैं ना नॉर्मली, वही सेम ही एडजस्टमेंट है कि उसका प्रॉफिट जो है वो करंट ईयर के प्रॉफिट में जोड़, ठीक है। और एक लास्ट बात और करते हैं कि स्टॉक किसी का भी, मान लो होल्डिंग ने सब्सिडरी को माल बेचा है या सब्सिडरी ने होल्डिंग को, किसी न किसी के पास तो स्टॉक पड़ा होगा, जिसने भी बेचा है उसके सामने वाली पार्टी के पास, और उस स्टॉक में यदि प्रॉफिट इंक्लूड है तो उस प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करते हैं या नहीं करते हैं हम? करते हैं नहीं करते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का एडजस्टमेंट? बताया हुआ है ना आपको। यदि स्टॉक के, हाँ, यदि किसी के स्टॉक में, वो एक अलग बात है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो मैंने आपको बताया था, यदि होल्डिंग ने सब्सिडरी को माल बेचा है तब तो आप केवल स्टॉक का पैसा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में से कम, है ना। और सब्सिडरी ने होल्डिंग को माल बेचा है तो आप अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का पैसा दो पार्ट में डिवाइड कर लोगे, जितना हिस्सा होल्डिंग का है वो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में से कम करोगे, और जितना हिस्सा माइनॉरिटी का है वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट में से कम। ये तो बात आपको बता दी थी, वो बताई थी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना। अब कंसोलिडेटेड पी एंड एल जब हम बना रहे हैं तो सीधी सी बात है कि कंसोलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में आपको स्टॉक रिजर्व नाम से शो करना पड़ेगा, जितने भी रुपए का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट किसी भी कंपनी का होगा, जितने भी रुपए का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है जो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है, वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपको क्या करना है, कंसोलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट में स्टॉक रिजर्व के रूप में शो। तो ये आपके कंसोलिडेशन से रिलेटेड बातें जो है वो आपको बताइए।